नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है खास तौर से युवाओं को लेकर तैयार किया गया है और युवा वो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारियों में जुटे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। अक्सर यूथ जब भी कोई भी कंपटीशन की तैयारियां करता है तो उसके दिमाग में, उसके जहन में काफ़ी सवाल आते हैं, काफ़ी उथल पुथल मचती है, कई बार भ्रमित होते हैं, कई सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाते, क्योंकि उनका एक टारगेट होता है कि जिस परीक्षा की वो तैयारी में जुटे हैं उसमें वो कामयाब हो। सवाल कई होते हैं, उलझनें कई होती हैं, मुश्किलें कई आती हैं, लेकिन उनका जवाब क्या हो सकता है, उनके हल करने के तरीके क्या हो सकते हैं। आज कुछ इन तमाम ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय रेल सेवा से जुड़े हुए अधिकारी गजराज सिंह जी, जो खुद भी आरएएस और आईएएस रह चुके हैं। एक अच्छा अनुभव, और आज हम इनसे इनका अनुभव साझा करेंगे खास तौर पर आपके लिए कि जब आप कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो किस तरह से आपको क्या करना चाहिए, जो बाधाएं आती हैं वो किस तरह से उनका सोल्यूशन होना चाहिए। गजराज सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। आपने मौका दिया मुझे यहाँ पे आने का। सबसे बड़ा एक सवाल उठता है अक्सर, जो देखने में आता है, सवाल की फहरिस्त हमारे पास काफ़ी है, लेकिन सबसे पहला एक सवाल होता है कि अक्सर कोई भी स्टूडेंट इस उलझन में रहता है कि मैं हिंदी मीडियम से तैयारी करूं या अंग्रेजी माध्यम से। और यहाँ पर कई बार ये लगता है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं, या जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं होती वो कहीं बैकफुट पर रहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, आया साहब ने काफ़ी अच्छा प्रश्न उठाया। ये आज भी सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, खास करके जो रूरल बैकग्राउंड से लोग जो तैयारी करने आते हैं यूपीएससी की या आरएएस की, कि मीडियम कितना बड़ा रोल प्ले करता है। एक ये मान्यता भी मानी गई है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं दे रहे हो एग्ज़ाम, तो आपके चयन की संभावना जो काफ़ी कम हो जाती है। अभी आपको यूपीएससी के पिछले परिणाम अगर मैं आपको बताऊं, तो पिछली बार जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें तकरीबन 800 सीटों में से केवल 8 से 10 लोग ही जो है हिंदी में उसको क्लियर कर पाए। तो इसके बारे में कई तरह की पूर्व धारणाएं हैं, कुछ लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन भी है। मीडियम का अपना इंपॉर्टेंस रहता है, खास करके जब से पैटर्न चेंज हुआ यूपीएससी का, सीसेट आ गया तब से। लेकिन मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग जो कि हिंदी मीडियम में होने के बावजूद अपनी जो तैयारी है फुल सिंसियरिटी से और सही दिशा में करते हैं, तो मीडियम इतना बड़ा जो है रुकावट नहीं आती। खास करके आप ये देखेंगे कि प्री के एग्जामिनेशन में भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के बजाय इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ये शो करता है कि मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी दिशा क्या रह रही। रही बात आरएएस की, तो आरएएस के एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम के लड़कों का, एस्पिरेंट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो यहाँ अक्सर एक बात उठती है कि जिसका जिक्र आपने अभी किया कि कुछ बच्चे जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, उनके दिमाग में एक ये सवाल उठता रहता है कि जो सिटी के बच्चे हैं, जो शहरी परिवेश में जो पले बड़े हैं, जिनकी पढ़ाई हुई है, उनके सामने वो कैसे टिकेंगे। क्या होता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल, बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है। मैं खुद के बारे में जैसे बताऊं कि मैं जब आरएएस की ट्रेनिंग कर रहा था, तो हम जो 10 टॉपर्स जो थे, जिसमें मैं भी शामिल था, तो उसमें करीबन 8 ऐसे लोग थे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए थे। लेकिन बाहर ये एक तरह का परसेप्शन ये है कि केवल जो शहरी पृष्ठभूमि से, अर्बन बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वो इस एग्ज़ाम को निकाल पाते हैं। रही बात यूपीएससी की, आईएएस में ज़रूर ये देखा गया है कि लगभग मिक्स सा कल्चर रहता है, 6-4 या 5-5 यानी 50-50% दोनों क्षेत्रों से आते हैं। तो अगर आपकी पृष्ठभूमि ग्रामीण है तो ऐसा कहीं भी अनिवार्य रूप से संबंध नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं वापस वो बात रिपीट करूंगा कि आपका अगर तैयारी करने का जो क्रम है, तैयारी करने का जो पैटर्न है, वो अगर प्रोफेशनल होगा तो कहीं भी आपका बैकग्राउंड जो है वो मैटर नहीं करेगा। मतलब अगर आप प्लान बेस से आप अपनी तैयारी करते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। बिल्कुल। यहाँ सवाल एक ये इसी से जुड़ा हुआ है कि अक्सर यूपीएससी और आरपीएससी, अगर हम इन दो सब्जेक्ट पे बात करें, तो क्या मुख्य वो चीज़ें होनी चाहिए जो आप बताएंगे कि स्टूडेंट्स अगर उनको अपनाए तो उसे काफ़ी मार्गदर्शन मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल।
देखिए मेरा वैसे भी मैं लंबे समय से, मैं पहले 2004 में राजस्थान सहकारी सेवा में चयनित हुआ था, फिर 2007 में आरएस की परीक्षा में मेरी 8th रैंक थी, और उसके बाद में मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, मैं आईआरटीएस के पद पे भी आया। तो मैं लंबे समय से, आज मेरी हॉबी भी है, निजी हॉबी भी रही, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो युवा प्रतिभागी हैं उनको समय समय पर गाइडेंस देने का, निःशुल्क जो गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं, ताकि कहीं किसी के मन में ये नहीं रहे कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से या वित्त के अभाव में तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने ये अक्सर देखा है कि उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो सिलेक्शन को प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि लोग तैयारी करने के लिए गाँव से शहर की तरफ आते हैं, फिर कोचिंग संस्थानों के कॉरिडोर्स में घूमते हैं, हर दिन नई किताब खरीदते हैं, हर दिन नए नोट्स लेते हैं। तो अगर आप ये खुद सोचिए कि जितनी सीट्स यूपीएससी की और आरएस की टोटल आती है, उससे ज़्यादा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने से सिलेक्शन हो, ऐसा कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। रही बात नोट्स की, तो जितने फोटोकॉपी वाले जो नोट्स रखते हैं उनके बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। सिलेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझना चाहिए कि खास करके समय जो है वो आपके पास में बहुत लिमिटेड रहता है, और शुरू के अगर 5-6 महीने, साल भर अगर आप व्यर्थ कर देते हैं तो बाद में कभी भी आप उस समय की भरपाई नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मैंने ये देखी है कि यूपीएससी और आरएस में वही लोग क्लियर करते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उनके पास में 2 ट्रिक होती है। एक तो टाइम का मैनेजमेंट उनका बहुत ही सुपर्ब होता है, और दूसरा उनके अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच रहती है कि किस चीज़ को किस तरीके से करना और कितना करना है, ताकि समय और स्पेस के हिसाब से वो उसको जो है अफोर्ड कर सके। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि 3-3 साल से 4-4 साल से तैयारियां कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। उनमें ये दोनों ही खामियां देखने में आती है। बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज़ है कि समय का महत्व समझना बेहद ज़रूरी है। अगर समय चला गया, और वाकई कहा भी जाता है कि जो गुजरा हुआ वक्त जो होता है वो कभी लौट कर नहीं आता। यहाँ पर आपने एक जिक्र किया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और इनकी तादाद भी काफ़ी होती है, तो क्या ज़रूरी, जो आपने हालांकि जवाब दे दिया, लेकिन वापस मैं जानना चाहूँगा कि क्या कोचिंग ज़रूरी है किसी को तैयारी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? देखिए, कोचिंग का जो रोल रहता है वो जरूर ऐसा नहीं है कि कोचिंग चलाने वाले बेवकूफ़ लोग हैं, या कोचिंग में जाना जो है बहुत बड़ा जो है अपराध है, जाना नहीं चाहिए। तो कोचिंग का एक अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैंने ये देखा है कि कोचिंग एक केवल उसमें थोड़ा सा पुश दे सकता है। कोचिंग का काम दिशा दिखाना है, दशा आपको खुद को ही सुधारनी होगी, मेहनत तो खुद को ही करनी होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक चीज़ और, चूँकि इस समय एक नया दौर चल रहा है, इंटरनेट का युग जारी है, और इंटरनेट पर हम किसी भी विषय पर अगर आपने अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर अगर सर्च किया, तो तमाम एक लंबी सूची आपके सामने होती है। वहाँ दिक्कत ये होती है कि उस सूची में से क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, आपके फ़ायदे के लिए है, आपकी जानकारी के लिए, तो आखिर वो चीज़ें कैसे उसका चुनाव किया जाए? ये आज़ाद जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। सबसे बड़ी विकट समस्या आज के एस्पिरेंट्स की वो यही है कि उनको ये बताया जाता है कि यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर इतना मटेरियल उपलब्ध रहता है, और ख़ास करके वो निःशुल्क। तो पहला तो मैं अभ्यर्थियों को ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ निःशुल्क नहीं होती। आप उसके लिए जो चीज़ पे कर रहे हो, आपकी जीवन की सबसे कीमती चीज़ है, वो आपका समय है। और कोई भी ऐरा गहरा नथु कहरा किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दे, और यूट्यूब पे चीज़ें डालना कोई बहुत दुष्कर कार्य रहा नहीं। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न है, या यक्ष प्रश्न जिसे मैं कहूँगा, वो है आपका नीर-क्षीर विवेक। आप कैसे जो है उस चीज़ में से, इंटरनेट के महासागर में से अपने काम की चीज़ें चुन पाते हो। अगर आप इंटरनेट में एक ही सब्जेक्ट की चीज़ें वीडियो देखना स्टार्ट अगर कर दो, 2 महीने तक एक टॉपिक भी आप कवर नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी जो समस्या वो है आज के विद्यार्थी के लिए, वो ये कि इंटरनेट में काम की चीज़ें देखें और बाकी के कचरे में अपने समय को व्यर्थ ना करें। मैं इस संबंध में आपको और भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं, चूँकि मेरी हॉबी रही है, मैं मेरे खुद के नाम से भी एक यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए फ्री गाइडेंस के लिए चला था। उसमें मैं समय समय पर बताता भी रहता हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ देखनी है तो कौन से चैनल से देखें, और अपने समय का सबसे अच्छा प्रबंधन करें। समय के प्रबंधन के अलावा आपको सफलता कतई नहीं मिल सकती, इस बात की गांठ बांध लें। तो बिल्कुल जाहिर है कि अगर आपने समय की कद्र की तो वो आपकी कद्र करेगा। यहाँ पर जो कुछ चीज़ें क्लियर हुई, वापस हम एक बार आपको बता दें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शहरी इलाके में रहकर ही अपनी तैयारी करें, या शहरी इलाके वाला स्टूडेंट ही आगे बढ़ सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ग्रामीण परिवेश का भी कोई युवा है, परीक्षार्थी है, वो अपना समय को देखते हुए, अपनी मेहनत को देखते हुए, प्रॉपर एक गाइडेंस को देखते हुए अगर तैयारी करता है, तो लगता नहीं कि उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। कोचिंग की रही बात, जैसा कि कहा है कि कोचिंग केवल आपको पुश कर सकता है, एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है, मेहनत आपको खुद को करनी होगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, ये टिकती है अगर आपने वक्त का तकाजा समझ लिया, वक्त की दिशा समझ ली,
क्योंकि लौटा हुआ वक्त वाकई वापस नहीं आता है। और भी अगर आपके जहन में कोई सवाल उठ रहे हैं इसी विषय को लेकर कि अगर परीक्षाओं से रिलेटेड आपको कुछ लगता है कि जिनके जवाब आपको नहीं मिल पाए हों, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप अपने सवाल लिखिए और उनका उत्तर आपको मिलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और गजराज सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। नमस्कार।